थोड़ा सा स्लो मोड पे काम किया था और अब हमें 30 आवर्स में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो स्पीड हम आज से थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखो आइए स्क्रीन पर। सर हमने क्या क्या कल क्या लास्ट क्लास में क्या 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 कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने ये 6 टॉपिक्स कवर कर लिए थे, यहां से लेकर सर यहां तक इतना सिलेबस हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। फिर आज की क्लास में क्या क्या चीजें कवर करनी है? सर आज जो सेकंड क्लास है हमारी, सेकंड क्लास में हम क्या करेंगे? सेकंड क्लास में हम ओवरऑल सारे की सारी फर्स्ट चैप्टर की सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेंगे, यानी कि कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे क्या सर 7th पॉइंट है, रिलेशनशिप देखना है ऑडिटिंग का बाकी सब डिसिप्लिन के साथ। फिर स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस देखेंगे सर, हाँ। फिर क्वालिटीज देखेंगे, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। उसके बाद क्या देखेंगे सर? उसके बाद देखेंगे हम एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल को देखेंगे सर। फिर देखेंगे प्री कंडीशंस देखेंगे, अग्रीमेंट ऑन ऑडिट इंगेजमेंट देखेंगे सर। फिर रेकरिंग ऑडिट देखेंगे और लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस वो देखेंगे सर। उसके बाद एक केस स्टडी मिलेगी, हाँ, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन इंगेजमेंट भी देखेंगे। फिर केस स्टडी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन, ऑडिटिंग का रिलेशनशिप देखना हमें बाकी सभी डिसिप्लिन के साथ। बाकी सभी डिसिप्लिन में कौन कौन सा डिसिप्लिन है सर? जैसे कि अकाउंटिंग के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, इन सभी चीजों के साथ हम क्या देखेंगे? लॉ के साथ रिलेशनशिप देखेंगे सर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग एज अ डिसिप्लिन इन सिंपल वर्ड्स इन्वॉल्व रिव्यू ऑफ वेरियस असर्शन, बहुत अलग अलग तरीके के असर्शंस को रिव्यू करना होता है सर ऑडिट में। कौन कौन से असर्शन हो सकते हैं सर? फाइनेंशियल हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। फिर यही बात आ गई सर, बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल विद ए व्यू टू प्रूव। व्यू क्या रहेगा सर? प्रूव करना, यानी कि साबित करना। द वेरासिटी ऑफ सच असर्शन, वेरासिटी होता है सर सच्चाई, मीन्स सत्यता की जो अप्रोप्रिएटनेस है किस चीज की सर? उस असर्शन की, वो चेक करना, सच्चाई चेक करना। एंड एक्सप्रेसिंग ऑफ ओपिनियन बाय ऑडिटर ऑन द सेम, और जो ओपिनियन एक्सप्रेस करना है वो सर दो चीजें हैं यहाँ पे। क्या? फर्स्ट तो है सर हमें वेरासिटी चेक करनी है, किन चीजों की? असर्शंस की। और सेकंड सर हमें अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, ठीक है सर। फिर चलते हैं, देखो इसे देखने के लिए मैंने एक चार्ट भी बनाया छोटा सा। ऑडिटिंग क्या इन्वॉल्व करती है सर? रिव्यू करती है, वेरियस असर्शंस को रिव्यू करती है। असर्शंस कैसे हो सकते हैं सर? फाइनेंशियल हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल हो सकते हैं। इसमें व्यू क्या होता है सर? ऑडिटर को करना क्या होता है? एक तो सर प्रूव करनी होती है क्या? सच्चाई उन असर्शंस की, उन दावों की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किसने किए हैं? मैनेजमेंट ने किए हैं। और एक्सप्रेस करना सर क्या? ओपिनियन भी एक्सप्रेस करना है। फिर अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है अकाउंटिंग के साथ रिलेशनशिप, लॉ के साथ रिलेशनशिप, इकोनॉमिक्स के साथ रिलेशनशिप, प्रोडक्शन के साथ रिलेशनशिप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप, कितनों के साथ रिलेशनशिप? डाटा प्रोसेसिंग में क्या आता है सर? कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट सिस्टम कि जो भी कंप्यूटर के थ्रू आजकल सारे की सारी अकाउंटिंग मेंटेन होती है, तो सर वहां पे टेक्नोलॉजी की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ऑडिटिंग में। फिर आ गया सर बिहेवियरल साइंस और एक स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन्हें डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट पे क्या है सर? थोड़े से कॉमन पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि अकाउंटिंग आ गया, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। यहाँ पे मेन चीज यहीं पे है। देखिए, ऑडिटिंग रिव्यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर नथिंग बट ए रिजल्ट ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिए ऑडिट में क्या करते हैं सर? हम रिव्यू करते हैं किस चीज को सर? ऑडिटिंग में रिव्यू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है सर?
ओवरऑल अकाउंटिंग प्रोसेस के का रिजल्ट ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, ऑडिट में रिव्यू करते हैं सर। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पे, ऑडिटिंग एंड लॉ। यहाँ पे क्या आ गया सर, यहाँ पे लॉ आ गया। ऑडिटर को पता होना चाहिए जो जो रिस्पेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज एप्लीकेबल होते हैं उस एंटिटी पे, जिस एंटिटी की हम ऑडिट कर रहे हैं, उन सभी की ऑडिटर को अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि प्रॉपर ऑथोराइजेशंस हैं, है ना। फिर चलते हैं सर ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का और ऑडिटिंग का क्या रिलेशन है सर? देखिए, कोई भी बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है सर? एनवायरमेंट में, है ना। और उस एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या डालती है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी डालती हैं। तो उन सभी का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि ऑडिटिंग में हम क्या कहते हैं, हमारी एक एजम्पशन होती है कि बिजनेस क्या है, गोइंग कंसर्न पे चलता रहेगा। तो ये देखने के लिए हमें इकोनॉमिक्स का भी पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या आ रहे हैं सर हमारे बिजनेस पर, जो हमारे क्लाइंट का बिजनेस है उस पर इकोनॉमिक के इम्पैक्ट क्या क्या है। फिर चलते हैं सर ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस पे। बिहेवियरल साइंस से क्या लेना देना है सर ऑडिट का? हाँ, बिल्कुल लेना देना है। क्यों? क्योंकि ऑडिट फंक्शन जो भी परफॉर्म करता है, यानी कि जो ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है तो इसके अंदर क्या चीजें होती है सर? ऑडिटर को इंटरेक्शन करना होता है, यानी कि ऑडिटर इज इंटरेक्शन करना होता है, बातचीत करनी होती है सर। किन से? मैनेजमेंट से, फर्स्ट मैनेजमेंट से, सेकंड एम्प्लॉइज से, थर्ड जो भी हमें अपॉइंट कर रहे हैं उनसे। ठीक है सर। इंटरनल कंट्रोल का इवेल्युएशन करना होता है सर। फिर चलते हैं हम और आगे चलते हैं सर ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्सकल कुछ मेथड्स होते हैं जैसे कि सैम्पलिंग में, उन्हें भी यूज करते हैं सर। मैथमेटिक्स तो कैलकुलेशन तो है ही इन्वॉल्व ऑडिट में। कहीं भी अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करने तो उस टाइम भी कैलकुलेशन करनी है सर। टोटलिंग, पोस्टिंग, ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेशन में ही आ गई सर। फिर चलते हैं ऑडिटिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग में। ऑडिटिंग और डाटा प्रोसेसिंग से क्या मतलब है सर? ऑडिटिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग से मतलब है जो CIS इन्वायरमेंट में, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के इन्वायरमेंट में हमें ऑडिट करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट हैं, अप्रोक्सीमेट सभी क्लाइंट आज के टाइम पे मैनुअल अकाउंटिंग की बजाय इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स में अकाउंटिंग मेंटेन हो रही है, तो वहां पे हमें एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए सर। किस चीज की? उन सॉफ्टवेयर्स की, कंप्यूटर्स की। फिर चलते हैं सर ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रिलेशनशिप है? ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। वो क्या है सर? ऑडिटिंग में हमें चेक करनी होती है सर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स चेक करनी होती है ना, स्टॉक टर्नओवर्स चेक करनी होती है, कुछ रेशोस चेक करनी होती है। ये सारी कहाँ पे मिलती है सर? ये सारी की सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिलती हैं। कैपिटल बस्टिंग देखनी होती है ना। बिल्कुल। तो सर देखिए, अब करते हैं वन बाय वन, इन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं। कई बार होता क्या है कि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इन केस आ गया तो सर फिर क्या, फिर जो यहाँ पे कुछ बोल्ड पॉइंट लिख रखे हैं आप इन्हें याद कर लीजिएगा, इन्हें थोड़ा सा याद रखिएगा। याद तो देखो हो जाएंगे आपको, थोड़ा सा इन्हें कोशिश करना याद रखने की। उससे क्या होगा सर, वो एग्जाम में लिख के आ सकते हैं फिर हम, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं सर। यहाँ इनसे भी सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट की स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, और स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, ऐसे। तो लोग ज्यादा टाइम भी नहीं लगाते हैं सर, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन भी करनी है, उसी तरीके से करते हैं। ये मार्कर ले लेते हैं। देखिए ऑडिटिंग में और अकाउंटिंग में क्या है सर, दोनों की दोनों, सबसे पहली बात तो सर रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स नहीं कह सकते, पर दोनों की दोनों क्या है, रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों की दोनों कैसे सर? अकाउंटिंग एक ओवरऑल प्रोसेस के रिजल्ट, अकाउंटिंग की जो पूरी की पूरी प्रोसेस थी उसका रिजल्ट क्या बना सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमें क्या करना है ऑडिटिंग में? रिव्यू करना है। बस इतना फर्क है। फिर चलते हैं सर
ऑडिटर को साउंड नॉलेज होनी चाहिए सर किस चीज की, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, गैप कहते हैं जिन्हें, कि जो जर्नली एक्सेप्ट किए जाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उन सभी की ऑडिटर को अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, है ना। फिर क्या सर, लॉजिकल कंस्ट्रक्ट, इसका मतलब क्या होता है सर कि ऑडिट में हर एक चीज लॉजिकल वे में चलती है सर, तो लॉजिक्स के साथ ही ऑडिट होती है। फिर चलते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे हम, ऑडिटिंग एंड लॉ। ऑडिटिंग का और लॉ का रिलेशनशिप क्या है सर, ऑडिटिंग का और लॉ का रिलेशनशिप ये है कि कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है उस पे कुछ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, ऑडिटर को उनका की एक अच्छी नॉलेज यानी कि गुड नॉलेज होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए सर, क्योंकि अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो हमें वेरीफाई करने होते हैं सर्टेन ट्रांजैक्शंस, कि वो ट्रांजैक्शंस जो भी हुए हैं वो अप्रोप्रिएट हैं और एज पर प्रोविजंस ऑफ रिस्पेक्टिव लॉ है या नहीं है। जैसे कंपनी के केस में सर, कंपनी एक्ट के बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं सर, कि वो सारे के सारे कंप्लायंसेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो हम तब चेक कर सकते हैं जब हमें खुद उस कंपनी एक्ट की इंफॉर्मेशन, उस कंपनी एक्ट को का पता हो कि इसमें कंप्लायंस कौन से होते हैं और किन किन ट्रांजैक्शनों में कौन कौन से कंप्लायंस क्या हुए हैं, कॉन्ट्रावीन हुए सर, है ना। तो यहाँ पे फिर इसको देख लेते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप क्या है सर, क्लोज वन रिलेशनशिप है, ठीक है। ऑडिट इन्वॉल्व करता है सर क्या, एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शंस, बहुत सारी विभिन्न ट्रांजेक्शंस होती है, उनके एग्जामिनेशन ऑडिटिंग में करते हैं, ठीक है सर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सर, वेदर और नॉट दीज ट्रांजेक्शन हैव बीन प्रॉपरली एंटर्ड इनटू, कि ये जो ट्रांजेक्शन किए गए हैं ये प्रॉपर हैं या नहीं है। ये चीज कहां से चेक करेंगे सर हम, ये चीज वहां से चेक करेंगे जहां लिख रखे हैं, यानी कि किसी भी एक्ट में या लॉ में, एमओए में, एओए में, वहां पर। फिर आ गया सर, ऑडिटर को क्या होनी चाहिए सर, नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, किन की, बिजनेस लॉज की, जो उस एंटिटी पे एप्लीकेबल हो। ऑडिटर को टैक्सेशन लॉज का भी पता होना चाहिए, क्योंकि सर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टैक्सेशन लॉज की बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डलता है। इम्पैक्ट क्यों डलता है सर, जैसे कि जीएसटी, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों टैक्स अच्छा खासा इम्पैक्ट डालते हैं सर कंपनी के प्रॉफिट पे, तो ये भी जरूरी है। सेम यही बातें लिखी हुई हैं, है ना। और जर्नल, कुछ ऐसे जर्नल लॉज भी पता होनी चाहिए ऑडिटर को, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट। इनसे क्या होगा सर, इनसे हम जब वेरिफिकेशन वाउचिंग करेंगे तो उस टाइम पे बड़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। चलते हैं सर फिर ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स में। देखिए यहाँ पे होता क्या है, वैसे तो ऑडिटिंग और इकोनॉमिक्स में जो इनकम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग में और इकोनॉमिक्स में जो इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, वो अलग अलग तरीका होता है सर, उनका बिल्कुल मेथड अलग होता है, पर कुछ हद तक सिमिलरिटीज भी होती हैं, है ना। तो इसे देख लेते हैं सर। एज ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स, एज इट इज वेल नोन, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद accumulation and presentation of data relating to economic activity, कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी, उनको एक्यूमुलेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। यही तो करते हैं सर हम अकाउंटिंग में, पहले तो उन्हें इकट्ठा करते हैं सर रिकॉर्ड मेंटेन करके, और फिर उनकी प्रेजेंटेशन कर देते हैं एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आ गया सर द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम एज पुट फॉरवर्ड बाय इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट एज कंपेयर टू अकाउंटेंट, कि जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं इनकम की कॉन्सेप्ट और जो अकाउंटेंट कहते हैं वो अलग अलग हैं, पर अलग अलग होने के बावजूद भी क्या है कि सिमिलरिटी भी है। सिमिलरिटी क्या है सर, फ्रॉम द ऑडिटिंग व्यूज द ऑडिटर आर मोर कंसर्न विद माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी से ऑडिटर क्या होते हैं सर, मोर कंसर्न होते हैं, उन्हें माइक्रो इकोनॉमी से बहुत ज्यादा चीजें देखनी होती हैं rather than विद मैक्रो इकोनॉमी। पर ऐसा तो नहीं कि मैक्रो इकोनॉमी को बिल्कुल ही छोड़ दे, नहीं सर, क्योंकि तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे, द नॉलेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमी शुड इंक्लूड नेचर ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस दैट अफेक्ट द फर्म, कि कौन से ऐसे इकोनॉमिक फोर्सेस हैं जो फर्म्स को अफेक्ट कर रहे हैं, फर्म्स की एबिलिटी टू कंटिन्यू
को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इन सभी चीजों का भी ध्यान रखना होता है। वही क्यों? क्योंकि सर गोइंग कंसर्न एक एजम्पशन है, इसलिए। और सर ऑडिटर को पता होना चाहिए ओवरऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, कि जिनमें क्लाइंट का बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। फिर चलते हैं सर हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस। जी देखिए, ऑडिटिंग में क्या है सर? ऑडिटिंग में हम ऑडिट करते हैं जी, पर ऑडिट कहाँ करते हैं सर? किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अब जब ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो उस सिचुएशन में हमें बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना होता है। तो जब इतने सारे लोगों के साथ हमें बातचीत करनी होती है, तो हमें प्रॉपर लैंग्वेज आनी चाहिए सर, वर्बल भी और ओरल भी जी। और हमें बिहेवियरल साइंस भी आनी चाहिए, ठीक। वो क्यों सर? क्योंकि इंटरेक्शन होगा, सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट के साथ होगा सर, फिर एम्प्लॉयज के साथ होगा सर, फिर इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग उनकी चेक करनी है सर। तो ऐसे करके अब इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। शायद चार्ट बनाया मैंने कुछ, वही बात सेम टू सेम जो अभी पैराग्राफ हम करके आए हैं कि ऑडिटिंग में क्या करते हैं सर? रिव्यू करते हैं। क्या चीजें? असर्शन रिव्यू करते हैं। असर्शन कौन से सर? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, ये रहा। ऑडिट इन्वॉल्व करती सर क्या चीज? रिव्यू। किस चीज का रिव्यू सर? वेरियस असर्शन का। असर्शन कौन से हो सकते हैं? फाइनेंशियल हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल हो सकते हैं। इसमें ऑडिटर का व्यू क्या रहता है सर? दो चीजें। फर्स्ट, वेरासिटी ऑफ असर्शन, असर्शनों को चेक करना है सर, वेरीफाई करना है कि वो सच है या गलत है। फिर सर एक्सप्रेस भी करना हमें अपना ओपिनियन। फिर चलते हैं सर सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है सर। फिर चलते हैं डील्स बेसिकली विद द फिगर कंटेंट। हाँ, फाइनेंशियल ऑडिटर किन किन के साथ डिस्कशन करता है सर? इंटरनल ऑडिटर के साथ, मैनेजमेंट के साथ और एम्प्लॉयज के साथ। तो इन तीनों लोगों के साथ या तीनों कैटेगरियों के लोगों के साथ जब डिस्कशन करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए किस चीज का? बिहेवियरल साइंस का। इंटरनल कंट्रोल की क्या करनी होती है सर? इंटरनल कंट्रोल की हमें का इवेल्युएशन करना होता है। तो वहां पे पर्सोनल की इंटेंशन, पर्सोनल की कॉम्पिटेंसी, ये सारी की सारी चीजें हमें, ऑनेस्टी, ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी होती है। अब यहाँ आगे सर, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज इंडेड वेरी एसेंशियल फॉर ऑडिटर एज टू सो इफेक्टिवली डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। कि ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को पता होना जरूरी है। फिर चलते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। देखिए, ऑडिट में क्या करने होते हैं सर? बहुत सारी टेस्ट चेक प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं। और उन टेस्ट चेक प्रोसीजर्स में क्या क्या चीजें होती है सर? कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन, सैम्पलिंग, एनालिसिस, बहुत सारी चीजें होती है सर, जिनसे क्या मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकल के आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स भी ऑडिटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर चलते हैं सर सिक्स्थ पॉइंट पे। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है सर? सिक्स्थ पॉइंट है ऑडिटिंग एंड डाटा प्रोसेसिंग। ऑडिटिंग और डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है सर? डाटा प्रोसेसिंग का मतलब है टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट। कहाँ पे सर? ऑडिटिंग में। अकाउंटिंग फील्ड में जब से टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो ऑडिटिंग फील्ड में भी हमें सेम टू सेम इन्वॉल्वमेंट टेक्नोलॉजी की करनी पड़ी। यहाँ पे क्या सर? देखिए, टुडे ऑर्गेनाइजेशंस आर विटनेसिंग रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ, क्या हो रहा सर? विटनेसिंग, ऐसी क्रांति हो रही है किस चीज की सर? इन द फील्ड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की डाटा प्रोसेस करने के फील्ड में आज के टाइम पे बड़े डायनेमिक फील्ड है। फिर क्या हुआ सर? द मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर कैरिंग आउट देयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं सर? कंप्यूटर्स की मदद लेकर वो अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ सर? जिस कंप्यूटर्स में क्या क्या चीज होती है सर?
डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड भी होते हैं, कोलेक्ट भी होते हैं, एलोकेट भी होते हैं, वैल्यू अकाउंटिंग डाटा भी होता है सर, एनालिसिस भी होता है, रिट्राइवल भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं और वो भी बहुत स्पीड पे। ये सारी बातें हमें लिख देनी है। और अकाउंट और अगर सॉफ्टवेयर सही है तो फिर कभी भी सॉफ्टवेयर की अकाउंटिंग में हमें एरर्स नहीं मिलती, कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ डाटा मिलता है, प्रोवाइडेड उस सॉफ्टवेयर को एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड किया गया हो। तो यहाँ पे फिर ये कह दिया कि अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की सर, जर्नल कैपेबिलिटीज की, कंप्यूटर्स की, उनके कंपोनेंट्स की, है ना, और जो भी रिलेटेड टर्म्स यूज होती हैं उन सभी की भी। चलते हैं सर हम अपने पॉइंट तो हो गए सारे के सारे, रिलेशनशिप हो गया खत्म। फिर आया सर फोर्थ इलस्ट्रेशन, हमारा इलस्ट्रेशन आ गया सर फोर्थ इलस्ट्रेशन में क्या कहा सर, रोल ऑफ कंप्यूटर पूछा है। तो वो रोल ऑफ कंप्यूटर जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, आप इसे करना सेम एज इट इज वही है। फिर चलते हैं सर ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 7th पॉइंट बाकी था, 7th पॉइंट अब आ गया। ऑडिट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ क्या कनेक्शन है सर, बता सकते हो? जी बताएंगे। ऑडिटिंग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप है सर। ऑडिटिंग में हमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, ये सारी चीजें करनी होती हैं। तो इन सारी चीजों में हमें किस चीज की पता होना चाहिए सर, इन सभी चीजों में हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पता होना चाहिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आते हैं। आपने पेपर नंबर 8 में जितने भी चैप्टर हैं, सारे के सारे चैप्टर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आ गया सर, इसे भी पढ़ लेते हैं एक बार। ऑडिट इज क्लोजली रिलेटेड विद अदर फंक्शनल फील्ड ऑफ बिजनेस सच एज फाइनेंस के साथ, प्रोडक्शन के साथ, मार्केटिंग और पर्सनल और अदर जनरल एरियाज के साथ ऑडिटिंग का एक अच्छा खासा रिलेशनशिप है। सर रिलेशनशिप तो होगा ही, क्योंकि हर एक एरिया को हमें चेक करना, और चेक करने के लिए उस एरिया की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर चलते हैं सर थोड़ा सा और आगे। ये आ गया ऑडिटर को पता होनी, नॉलेज होनी चाहिए सर किस चीज की, फाइनेंशियल टेक्निक की, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। और पता होना चाहिए सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, फंड फ्लो का, रेशोज का, कैपिटल बस्टिंग का, एंड और बहुत सारे एग्जांपल हैं, इन सभी का ऑडिटर को पता होना चाहिए। फिर चलते हैं सर 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट है ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन। ऑडिटिंग का और प्रोडक्शन का क्या लेना देना है सर, ऑडिटिंग का और प्रोडक्शन का भी लेना देना है। इसका रीजन क्या है सर, देखिए प्रोडक्शन, ये सारी की सारी चीजें सर, पर सर ये सीखेंगे कहाँ से हम ऑडिटिंग का और प्रोडक्शन का, ये हम सीखेंगे कॉस्ट की क्लास में सर। हाँ कॉस्ट की क्लास में, की क्लास में कैसे सीखेंगे, क्योंकि किसी भी ऐसे क्लाइंट जिसका प्रिंसिपल काम है सर प्रोडक्शन करना, उनकी अगर ऑडिट करते हैं तो बहुत सारी चीजें अलग लेवल पर होती हैं। जैसे कि सर प्रोसेस होती है, प्रोसेस हुई तो कुछ बाय प्रोडक्ट होंगे, कुछ जॉइंट प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग होगी सर, डिविजन्स मेंटेन हुए होंगे, डिविजनल कॉस्टिंग हुई होगी सर, ट्रांसफर प्राइसिंग हुई होगी सर। देखिए इन सभी चीजों की भी ऑडिटर को क्या होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कॉस्ट सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। फिर चलते हैं सर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आई थिंक नया टॉपिक स्टार्ट होगा अब यहाँ से, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। आज का सेकंड मेन टॉपिक स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। देखिए एक होता है सर इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, IAASB, ठीक है, ये होता है सर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने सेटअप कर रखा है। पर इसकी ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है सर, ये आप सेल्फ कर लेना, क्योंकि हमें बाकी सिलेबस भी खत्म करना है। हाँ इसका रीजन क्या था सर, ये देख सकते हैं हम, इस्टेब्लिश करने थे सर क्या, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बनाने थे सर, इस्टेब्लिश करने थे क्या, यहां आ गया सर बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, SRE, यहां पे आ गया सर वो SAE यहां पे सर, और यहां पे SRE, क्वालिटी कंट्रोल SQC, और प्रोनाउंसमेंट रिलीज बनानी है सर, यही पॉइंट थे।
चलते हैं चलते हैं चलते हैं। अब ये आ गया सर, ये ICAI, ये इंडिया का है सर। AASB ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ये वह बोर्ड है सर जो क्या करता है, सारे के सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है, स्टेब्लिश करता है सर, टाइम टू टाइम अमेंड करता है। और ऑडिटिंग ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एक सेकेंड, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है सर। फिर स्टैंडर्ड ऑन रिलेटिंग सर्विसेज के लिए भी यही है, स्टैंडर्ड ऑन अदर एश्योरेंस सर्विसेज के लिए भी यही है, सारी चीजों के लिए। हिस्ट्री तो देखिए सेल्फ कर लेना, आप पढ़ना ही है, जस्ट इसको आप पढ़ लेना, MCQ वगैरह आ सकते हैं मे बी। हाँ ये देख लीजिए आप एक बार। एसए का मतलब क्या होता है सर? एसए का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, इसमें क्या होता है सर? इसमें हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर आ गया सर स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट, SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट। ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है सर। इसमें क्या करते हैं सर? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज ए होल, हम क्या करते हैं उसकी ऑडिट करते हैं सर, ठीक है। फिर आया सर SRE, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू इंगेजमेंट। इसमें क्या होता है सर? इसमें हम ऑडिट नहीं करते, इसमें करते हैं जस्ट रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पे सर हम रिव्यू करते हैं, और रिव्यू में ऑडिट में अंतर क्या सर? देखिए ऑडिट में हम क्या करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं होल फंक्शंस एज ए होल बिजनेस। और रिव्यू इंगेजमेंट में क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के रिगार्डिंग हम लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। एक यहाँ पे ले सकते हैं इन्वेंट्री हो गया सर, जस्ट इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन की है हमने तो SRE एप्लीकेबल हो जाएगा। एज ए होल हमने ऑडिट किया है तो वहां पे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई हो जाएगा, SE अप्लाई हो जाएंगे सर। फिर SAE क्या होता है सर? स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस इंगेजमेंट। इसका मतलब होता है सर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को छोड़कर, बाकी जिन भी को छोड़कर जो फ्यूचर के कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती हैं, उन सभी को मेंटेन करते हैं SAE के अकॉर्डिंग। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस इतना ही है सर, अब तो फाइनल में भी हट चुके हैं। SRS, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। सर SRS क्या है? SRS है सर जो भी आपको काम करवाना है एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या सर, एश्योरेंस नील होता सर, यहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं होता। जैसे कि इनकम टैक्स का काम हो गया, GST का काम हो गया, GST फाइलिंग्स हो गई, TDS फाइलिंग्स हो गई, कोई भी ऐसा काम सर, मैनेजमेंट का कोई काम हो गया, यहाँ पे वो रिलेटेड सर्विसेज होती हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इन रिव्यू, यहाँ पे वही आ गया सर। ASSB का काम क्या होता है सर? प्रोनाउंसमेंट इशूड बाय ASSB, प्रोनाउंसमेंट इशू करती है सर। फिर स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल होते हैं, ऊपर पढ़ा था सर, SQC कहते हैं इन्हें। ये SRE होते हैं सर। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस SAE होते हैं, और स्टैंडर्ड ऑन SRS रिलेटेड सर्विसेज हो गया सर। यहाँ पे आ गया सर ऐसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ये एप्लीकेबल है सर आपको। अभी तक की कौन कौन से ऐसे देखे सर? अभी तक देखे हमने 200 देख लिया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, 220 देख लिया क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल अभी आएगा, और 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। ये दोनों अभी आज की क्लास में आएंगे, हो जाएंगे, और ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। ये जैसे जैसे आते रहेंगे फिर इसको हम वैसे वैसे कंप्लीट करते जाएंगे। हाँ यहाँ जाओ, कंप्लायंस विद डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट।
देखिए इंस्टीट्यूट को डॉक्यूमेंट्स इशू करते हैं, उनके कंप्लायंस करने होते हैं। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? देखिए दो तरीके के बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, एक होता है सर गाइडेंस नोट और एक होती है स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट इशू की है इंस्टीट्यूट ने, वो कोई क्रिटिकल मैटर उन पर स्टेटमेंट इशू करता है और वो मैंडेटरी होती है सर नेचर पे। जो भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो जब भी ऑडिट फंक्शन पर परफॉर्म करेंगे या कोई और फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उस पर जो भी स्टेटमेंट एप्लीकेबल होगी सर वो होती है मैंडेटरी। और एक होती है सर गाइडेंस नोट। गाइडेंस नोट वैसे तो होते हैं, ये रिकमेंडेटरी नेचर होता है सर गाइडेंस नोट का, यानी कि आप अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप गाइडेंस नोट रेफर कर सकते हैं। पर हालांकि कुछ गाइडेंस नोट मैंडेटरी होते हैं, पर सर ये मैंडेटरी भी होते हैं और रिकमेंडेटरी भी होते हैं। ऐसा कैसे? जो भी गाइडेंस नोट मैंडेटरी होगा उसमें स्पेसिफिकली यह बता दिया होगा कि ये मैंडेटरी है। अदरवाइज कॉमन तरीके से देखा जाए तो गाइडेंस नोट होते हैं रिकमेंडेटरी। ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, एमसीक्यू कई बार आ चुका है कि गाइडेंस नोट मैंडेटरी हैं या रिकमेंडेटरी हैं, तो ये रिकमेंडेटरी होते हैं until unless specifically it has been stated in that guidance note कि वो मैंडेटरी है। फिर आ गया सर इसे कैसे पढ़ें, चलो करते हैं स्टार्ट। कंप्लायंस विद डॉक्यूमेंट इशूड बाय इंस्टीट्यूट। टाइम टू टाइम क्या करते हैं सर? गाइडेंस नोट और स्टेटमेंट इशू करते हैं। स्टेटमेंट हैव बीन इशूड विद ए व्यू टू सिक्योरिंग कंप्लायंस, कुछ ऐसे कंप्लायंस करवाने के लिए सर, बाय मेंबर्स ऑन मैटर विच इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल आर क्रिटिकल। जो हमारी काउंसिल है उसके ओपिनियन में अगर कोई मैटर क्रिटिकल माना जाता है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी स्टेटमेंट इशू कर देते हैं वो, और वो स्टेटमेंट बाइंडिंग होती है हर मेंबर पर। मैंडेटरी नेचर की होती है इसलिए बाइंडिंग होती है सर। फिर ये आप पढ़ लेना आगे गाइडेंस नोट पर। गाइडेंस नोट क्या है सर? गाइडेंस नोट्स आर प्राइमरली डिजाइन्ड टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द मेंबर्स ऑन मैटर विच मे अराइज इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशन। कि जो ऐसे मैटर्स हैं सर, आपको जो प्रोफेशन में आप वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करोगे उस टाइम पे आपको कुछ ऐसे मैटर्स मिलेंगे जिन पे आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, तो वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं गाइडेंस नोट। और ये क्या होते हैं सर? असिस्ट करते हैं, हमें असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए दिए होते हैं। रिकमेंडेटरी नेचर होता है इनका। हालांकि कुछ क्या होते हैं सर? ऑडिटिंग मैटर एक्सेप्ट वेयर ही सेटिस्फाइड दैट, जहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली डिस्क्लोजर कर रखा हो कि मैंडेटरी हैं तो मैंडेटरी होते हैं। ये आ गया सर। फ्यू गाइडेंस नोट आर मैंडेटरी, देयर आर हाउएवर ए फ्यू गाइडेंस नोट्स इन केस विच काउंसिल हैज स्पेसिफिकली स्टेटेड। जब स्पेसिफिकली स्टेट किया गया हो, मतलब अलग तरीके स्पेशल तरीके से बताया गया हो क्या कि ये मैंडेटरी हैं, तो उन्हें मैंडेटरी कंसीडर कर लिया जाता है। किस टाइम पे सर? अटेस्ट फंक्शन को डिस्चार्ज करते टाइम। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे सर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर तो हम इस टाइम हैं ही सर, और क्वालिटीज भी आपको पता है। हाँ, तो देखिए हम इन्हें थ्योरेटिकल वे में देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। प्रैक्टिकली होती है सर सब में, ये एक्सप्लेन करते हैं सर इन क्वालिटीज को। देखिए क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर में हम देखते हैं सर क्या होना चाहिए। क्वालिटीज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्सी, द टैक्ट, कॉशन, फर्मनेस, गुड टेम्पर, इंटीग्रिटी, डिस्क्रिएशन, इंडस्ट्री, जजमेंट, पेशन, क्लियर हेडनेस,
एंड रिलायबिलिटी। इतना सा आप याद ही कर लेना सर, ये इतना सा बस। और क्या, इन शॉर्ट ऑल दोज पर्सनल क्वालिटीज दैट गो टू मेक ए गुड बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ ए गुड ऑडिटर। कि जो एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने के लिए क्वालिटीज होती हैं वो सारी एक अच्छे ऑडिटर बनाने के लिए भी जरूरी होती हैं। इन एडिशन टू, जो बिजनेसमैन वाली क्वालिटीज हैं उनके अलावा क्या होनी चाहिए सर, कुछ ऐसी क्या होनी चाहिए सर, कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए ऑडिटर में। वो कौन सी? सबसे पहली बात तो सर, ही मस्ट हैव ए साइन कल्चर फॉर अटेनिंग ए ग्रेट हाइट। इसका मतलब क्या सर? मतलब वो अच्छे तरीके से प्रोफेशनल अटेनमेंट अचीव कर रहा हो। प्लस ही मस्ट हैव हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी, यानी कि विश्वास की उसके पास हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए सर। ईमानदारी बहुत जरूरी है। बैक्ड विथ एडुकेट इंडिपेंडेंस, ईमानदारी अकेली नहीं सर, उसके साथ इंडिपेंडेंस भी होनी जरूरी है। क्योंकि भले ही आप ईमानदार हो, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो किसी भी ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करने में, तो वहां पे क्या आ सकती है सर, वहां पे फिर बाइसनेस आ सकती है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आ गया सर, आगे चलते हैं, ये खुद हो जाएगा सर। यहाँ इस पैराग्राफ में लिख रखा है थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस ट्रेनिंग दोनों होनी जरूरी है जी। फिर आ गया, द ऑडिटर who hold a position of trust must have basic human qualities apart from technical requirement of professional training and education। इन्होंने ये कहा यहाँ पे कि एक बेसिक ह्यूमन में जो क्वालिटीज होती हैं वो होनी बहुत जरूरी है। कुछ भी कह रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लिख देंगे सर। ही मस्ट नो थ्रू ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ये जरूरी है सर। उसे क्या पता होना चाहिए सर? उसे सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग टेक्निक्स पता होनी चाहिए, तभी तो सर हम ऑडिट कर सकते हैं। अदरवाइज हम कैसे कह देंगे कि अकाउंटिंग प्रॉपर है या नहीं है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फिर आते हैं सर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या सर? एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जी। क्वालिटी कंट्रोल से मतलब क्या है सर आपका? मतलब हमने पढ़ा था कि ऑडिट क्या होनी चाहिए सर, ऑडिट क्वालिटी वाइज ऑडिट होनी चाहिए सर। ऐसे ऑडिट के लिए प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो एक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे सर? वो एक प्रैक्टिसिंग यूनिट के लिए बात करेंगे, यानी कि किसी भी सीए के ऑफिस की बात करेंगे सर। कि सीए के ऑफिस में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के यानी कि हमारे ऑफिस में क्या होगा सर? क्वालिटी कंट्रोल कैसे रहेगा कि हम जो भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो उनमें प्रॉपर क्वालिटी जो होनी चाहिए वो हो रही है, हम डिलीवर कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि हम पे हमारे पास क्या है सर? हाईएस्ट डिग्री ऑफ ट्रस्ट है, तो इसलिए हमें क्वालिटी। अब ये बातें लिखी कहाँ सर? जो एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं सर। रिक्वायरमेंट्स कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। और SQC1 यानी कि स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल एक, ये SQ स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल एक ही स्टैंडर्ड है जिसकी रेंज होती है 1 से लेकर 99 तक। तो ये एक ही है, हमारे सिलेबस में भी एक और वैसे भी एक ही है सर। ये इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं जिन्हें अभी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। वो बातें क्या है सर? तो सर फर्म कौन सी सर? वो फर्म जिसमें हम आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं। द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एड्रेसिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। यहाँ पे देखिए 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं। इन 6 एलिमेंट्स को के रिगार्डिंग क्या होनी चाहिए सर? प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए हमारे पर, पॉलिसी, और उस पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए जो भी प्रोसीजर रिक्वायर्ड होते हैं वो भी हमारे पास फर्म में क्या होनी चाहिए सर? होने चाहिए। फिर चलते हैं सर A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट,
ई पॉइंट और एफ पॉइंट। हमारे पास यहाँ पे 6 पॉइंट हैं टोटल। तो देखिए यहां पे क्या है सर, द फर्म, हमारे पास टोटल 6 पॉइंट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 पॉइंट हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट क्या सर, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। फर्म के अंदर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर किसकी, किसी एक पर्सन की। फिर सर कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रही हैं नहीं फॉलो हो रही हैं, ये सब चेक करने के लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर, ठीक है सर। फिर आ गया एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। फिर थर्ड पॉइंट ये आ गया कि सर कौन कौन कैसे कैसे क्लाइंट्स की हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे सर ऑडिट एंगेजमेंट, और किन किन के का कोई भी फंक्शन हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर आ गया सर फोर्थ, ह्यूमन रिसोर्स। हम ह्यूमन रिसोर्स किसी भी ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए होते हैं, उनको हम कैसे रिक्रूट करेंगे, उनकी हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, टाइम टू टाइम उन्हें अपडेट कैसे करेंगे, है ना, ये सब। फिर आ गया सर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, कि हमारी जो एंगेजमेंट है उनकी परफॉर्मेंस कितने अच्छे तरीके से हो रही है, ये कैसे चेक करेंगे। और मॉनिटरिंग, एफ यानी कि 6th पॉइंट है सर, ओवरऑल मॉनिटरिंग कैसे करेंगे कि सारे के सारे फंक्शंस फर्म के हमारी अच्छे तरीके से डिस्चार्ज हो रही हैं या नहीं। तो ऐसे फर्स्ट फंक्शन पे हम चलते हैं, ये क्या थे सर, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल विद इन द फर्म। फर्म को हम ये भी कह देते कई बार प्रैक्टिसिंग यूनिट, प्रोफेशनल लैंग्वेज में किसी भी सीए फर्म को हम एक प्रैक्टिसिंग यूनिट कह सकते हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी जी हाईलाइट ले लेते हैं। एज पर एस 220, एस 220 में यानी कि क्वालिटी का नाम क्या है सर, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के लिए क्वालिटी कंट्रोल होता है सर कहां पे, एस 220 में, 220 में ये चीजें होती है। द ऑडिट इंगेजमेंट पार्टनर सेल। ऑडिट इंगेजमेंट पार्टनर कौन है सर, ऑडिट इंगेजमेंट पार्टनर वो है जो रिस्पॉन्सिबल है सर उस इंगेजमेंट के लिए। सेल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट। जो इंगेजमेंट पार्टनर होता है वो उसे क्या लेनी होती है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज की सर, जो भी ऑडिट फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंगेजमेंट पार्टनर की होती है, ठीक है सर। फिर आगे द एक्शन ऑफ इंगेजमेंट पार्टनर। उस इंगेजमेंट पार्टनर के एक्शंस क्या होनी चाहिए सर, उस इंगेजमेंट पार्टनर के जो एक्शंस है ना सर, उन एक्शंस में इम्फेसिस देना है हमें किन चीजों पर सर, इम्फेसिस देना है हमें 2 चीजों पर जो यहां पे लिखी हुई है। फर्स्ट तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की, कि हमें क्वालिटी कंट्रोल की इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए हर एक टीम मेंबर को, और ऑब्वियस सी बात है एंगेजमेंट पार्टनर को तो पता ही होना चाहिए। तो हमने देख लिया था कि एंगेजमेंट पार्टनर को 2 चीजों पे एम्फेसिस देना है, जोर देना है। कौन कौन सी 2 चीजें सर, वो 2 चीजें हैं वो, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी ऑफ, ऑडिट की क्वालिटी पे एम्फेसिस देना, और सेकंड है सर द क्वालिटी इज असेंशियल, कि क्वालिटी बहुत जरूरी है, ऑडिट में बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करना बहुत जरूरी है, और उसकी इम्पोर्टेंस, किन इम्पोर्टेंस के अंदर फिर सर 4 सब पार्ट्स हैं। ये सब पार्ट्स क्या क्या बताते हैं, सब पार्ट्स बताते हैं। फर्स्ट कहता है सर परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड
एंड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का प्रॉपरली कंप्लायंस होना जरूरी है। फिर आता है सर सेकंड, कंप्लाइंग विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। जो फर्म ने क्वालिटी कंट्रोल के लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए हैं उनको भी क्या करना है? कंप्लाई करना है सर। और फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है सर, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी में। वो कौन सा सर? इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट्स दैट आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, कि जो भी सर्कमस्टांसेस में हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू की है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। फिर आ गया सर फोर्थ पॉइंट, द एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न विदाउट फियर ऑफ रिप्रेसल। इसका मतलब क्या है सर? रिप्रेसल का मतलब होता है सर फटकार, कि अगर एक ऑडिट में आपको सुना दिया सीनियर ने, तो नेक्स्ट ऑडिट में भी अगर आपको कोई जेन्युइन कंसर्न है आपकी, तो आप वो कंसर्न डिस्कस करो, भले ही आपको सुना ही क्यों ना दिया जाए। ऐसा नहीं देखना कि नहीं हम ये कंसर्न डिस्कस नहीं करेंगे, क्या पता हमें कैसे जज करें, नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई मटेरियल में स्टेटमेंट आपको मिली हो वो किसी और को ना मिले। फिर आते हैं सर बी पॉइंट में। बी में कहा है द फैक्ट दैट क्वालिटी इज असेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट, कि एंगेजमेंट पार्टनर को दो चीजों पर प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है अगर वो लीडरशिप क्वालिटीज मेंटेन करनी है उसे। तो वो कौन सी दो चीजें सर? इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी और ऑडिट की उसे ये भी पता हो कि असेंशियल भी है ना। फिर चलते हैं सर एंगेजमेंट पार्टनर की डेफिनेशन में भी टू मार्क्स में आ सकती है। एंगेजमेंट पार्टनर की डेफिनेशन, एंगेजमेंट पार्टनर रेफर टू द पार्टनर्स और अदर पर्सन इन द फर्म में या तो वो पार्टनर या बाकी उन्हें छोड़कर कोई और पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट, कि जो उस ऑडिट एंगेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एंड इट्स परफॉर्मेंस, उस ऑडिट एंगेजमेंट के परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एंड फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, और जो रिपोर्ट इशू होगी सर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दैट इज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म एंड हु वेयर रिक्वायर्ड हैज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फ्रॉम ए प्रोफेशनल लीगल रेगुलेटरी बॉडी, कि जिसके पास प्रॉपर अथॉरिटी हो। ठीक है सर। फिर चलते हैं हम हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट पे। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है सर? थर्ड रिक्वायरमेंट है एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ, ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड नहीं है सर, ये सेकंड है। देखिए ये भी एक एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट पे यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। फंडामेंटल, ये क्वेश्चन आता था यहाँ से कि व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, या व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल टू गवर्न इन ऑडिट। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है सर एक ऑडिटर के लिए? ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ये कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स में लिखे हुए हैं। ये हैं सर 5। फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को हिंदी में क्या कहते हैं सर? इंटीग्रिटी को हिंदी में कहते हैं ईमानदारी। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या सर? ऑडिटर शुड नॉट बी बाइस्ड और ही मे नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी थर्ड पर्सन। फिर आ गया सर सी पॉइंट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब क्या सर? कि उसे प्रॉपर नॉलेज हो, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। कॉन्फिडेंशियलिटी, फोर्थ पॉइंट है सर कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि जो भी ऑडिटर को नॉलेज एक्वायर की हो, इंफॉर्मेशन एक्वायर की हो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस और डिस्चार्जिंग हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज, वो कॉन्फिडेंशियल ही रखे, किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर ना करे। फिर आ गया सर ई पॉइंट, प्रोफेशनल बिहेवियर, कि ऑडिटर का बिहेवियर भी सर क्या होना चाहिए? प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है सर।
एक इंडिपेंडेंस पे जब पॉइंट आता है सर, तो इंडिपेंडेंस नो ही पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस फ्रॉम माइंड और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, कि वो मन से भी इंडिपेंडेंट हो और जो जैसे अपीयर कर रहा है अपने आप को वो भी इंडिपेंडेंट ही अपीयर करे, दिखाई भी हमें क्या दे रहा हो सर, इंडिपेंडेंट दे रहा हो। द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस safeguards the auditor ability to perform an audit opinion without being affected by influences। ऑडिट इंडिपेंडेंसी का सर बेनिफिट क्या होता है? ऑडिट इंडिपेंडेंसी हमें ऑडिटर को सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करती है सर। किस चीज के रिगार्डिंग सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करती है सर? सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है कि जो ऑडिटर की एबिलिटी है किस चीज की सर, ओपिनियन एक्सप्रेस करने की, वो बिना किसी इन्फ्लुएंस के डिस्चार्ज कर सके। तो फिर इसमें मेन एक चीज और आ गई सर, वो क्या चीज है? वो चीज होती है सर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। ये क्या होता है सर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म? थोड़ा सा 2 पेज बाद आएगा, उसे वहां पे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंस इनहांस द एबिलिटी इंडिपेंडेंट एनहांस द ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्ट विद इंटीग्रिटी। अगर इंडिपेंडेंस होगी ना सर, तो उससे क्या होगा सर, हम ईमानदारी अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। हम ईमानदार हैं सर पर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं हमें बाइसनेस की इन्वॉल्वमेंट जरूर दिखाई देगी। फिर आते हैं सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। SQC 1 में क्या लिख रखा है सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रखी है सर फर्म की, किस चीज के रिगार्डिंग, कि आप क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या करो, और जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स दोनों चीजें मेंटेन करो जी। फिर essay 220 में कुछ बातें लिखी, वो क्या लिखी है सर? essay 200 सेट आउट द एंगेजमेंट पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, कि ये जो रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट है ना, कौन सी एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो अभी पढ़ के आए हैं सर हम? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, ये सारी की सारी फॉलो होनी जरूरी है। दीज इंक्लूड इवेल्युएशन, इवेल्युएट करेगा सर वेदर मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम हैव कंप्लाइड विद रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो क्या करेगा सर? इवेल्युएट करेगा कि जितने भी ऑडिट टीम मेंबर हैं, यानी कि आर्टिकल हैं या पेड असिस्टेंट हैं या एम्प्लॉइज हैं, जो भी ऑडिट में फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी इंडिपेंडेंसी को, कि वो भी इंडिपेंडेंट हैं, वो भी एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इन सभी चीजों को ध्यान में रखेगा। और इन केस कहीं पे इंटीग्रिटी या इंडिपेंडेंस फॉलो या एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं हो रही, वहां पे एप्रोप्रिएट एक्शन कौन लेगा? एंगेजमेंट पार्टनर एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा सर। फिर अब इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर पे बात कर लेते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है सर? इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जजमेंट ऑफ ए पर्सन इज नॉट सबॉर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शंस ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम। देखिए सर, इंडिपेंडेंस का सिंपल मीनिंग यहां निकल के आया कि हमारी जो जजमेंट है ना सर, वो किसी और के वजह से क्या ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो, किसी और की वजह से क्या ना हो सर, किसी और का कहना हमें ना माने, कि जो हमारी जजमेंट है किसी और के अनुसार ना हो, वो अपने अनुसार हो सर, ये चीज है। फिर चलते हैं सर, 3rd पैराग्राफ में आ जाओ सर। देयर आर 2 इंटरलिंक्ड प्रोस्पेक्टिव। क्या इंटरलिंक्ड प्रोस्पेक्टिव होती है सर? एक तो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और एक होती है सर इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। सर ये दोनों चीजें आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब है सर दैट द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस। सर बाकी किसी भी इंसान के इनसे इन्फ्लुएंस ना हो, ये तो होता है सर इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, कि हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। फिर क्या सर? इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का मतलब क्या होता है सर? इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस का मतलब होता है द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट, कोई
या सर्कमस्टांसेस, कोई ऐसा फैक्ट हो या सर्कमस्टांसेस हो जो हमें पता चली हो, उसे हम अवॉइड कर देंगे। कौन सी सर्कमस्टांसेस है? जिस सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, थर्ड पार्टी वुड रीजनेबली कंक्लूड एन ऑडिटर्स इंटीग्रिटी। कंक्लूड का मतलब क्या सर? यहां पे कंक्लूड का मतलब है फिनिश कह सकते हैं या समाप्त कह सकते हैं या खत्म भी कह सकते हैं, कि जहां पर भी कोई और थर्ड पार्टी क्या कर दे, ऐसी सिचुएशन या ऐसा से फैक्ट हमें आने ही नहीं देने, कि जहां पे थर्ड पार्टी क्या कर दे, हमारी इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी या जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट है उन पर अपना इम्पैक्ट डाले। जैसे कि यहाँ पे सर इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब आप समझ गए हैं कि कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस आने ही नहीं देनी सर हमें जहां पे हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स पर उंगली उठे। फिर चलते हैं सर आगे। जी सिस्टम पता नहीं क्यों तंग कर रहा है। चलो स्टार्ट तो हुआ। फिर आगे सर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के लिए थ्रेट कौन कौन से होते हैं सर? फर्स्ट आ गया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ऐसी सिचुएशन में आता है जहां पे हमारा कोई ऑडिटर का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है उस एंटिटी में जिसकी वो ऑडिट कर रहा है, और अगर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो वहां पे इंडिपेंडेंस खत्म हो गई सर। क्यों? क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट है, और अगर हमने यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट एज इट इज दे दी तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो इसे कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, की अपना कोई ऐसा इंटरेस्ट छुपा हुआ हो। सेकंड आ गया सर सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स का क्या मतलब होता है सर? सेल्फ रिव्यू का थ्रेट्स का मतलब होता है हमने ही काम किया है और उस हमारे काम में या हमारी जजमेंट में या हमारे किसी फंक्शन में हम खुद कमी नहीं निकालेंगे, इसलिए ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स होता है। अब सर इससे बचने के लिए क्या करेंगे? हम इससे बचने के लिए ऑडिट फंक्शन के अलावा हम काम ही नहीं करेंगे। और फर्स्ट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट से बचने के लिए सर ऐसी किसी एंटिटी में हम ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जहां पे हमारा सेल्फ इंटरेस्ट हो। एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट क्या होता है सर? एडवोकेसी थ्रेट को अब हम समझते हैं। एडवोकेसी थ्रेट विच अकर व्हेन द ऑडिटर प्रमोट्स और इज perceived to promote a client's opinion to point where people may believe that objectivity is getting compromised। ऑडिटर क्या करता है सर? ऑडिटर करता है, प्रमोट करता है सर, या ऐसा समझा जाता है कि वो प्रमोट कर रहा है किस चीज को सर? एक क्लाइंट के ओपिनियन को, यानी कि क्लाइंट के किसी बिजनेस को या क्लाइंट के किसी बात को या क्लाइंट के किसी इंफॉर्मेशन को वो कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या समझा जाएगा सर? उसमें ये समझा जाएगा कि ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, यानी कि बाइसनेस आपकी इन्वॉल्व हो रही है इनके साथ। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं सर शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो आप, किन के शेयर्स में सर? उस क्लाइंट के शेयर्स में सर, उस क्लाइंट एंटिटी के शेयर्स में सर, तो वहां पे बाइसनेस आ गई सर। या आप कोई थर्ड पार्टी के साथ सर लिटिगेशन के भी यहाँ पे लिटिगेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सर, तो यहाँ पे भी एडवोकेसी थ्रेट आ गया। फोर्थ आ गया सर फैमिलियरिटी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट्स क्या होता है सर? जहां पे भी सिंपैथेटिक सिचुएशन बननी स्टार्ट हो जाए, किनकी सर? ऑडिटर की और क्लाइंट की। ऑडिटर और क्लाइंट एंटिटी की सिंपैथेटिक क्या बननी स्टार्ट हो जाए सर? सिंपैथेटिक रिलेशनशिप बनना स्टार्ट हो जाए, वहीं पे क्या हो जाता है? फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाता है। इसे पढ़ लेते हैं अब हम। एज सेल्फ एविडेंस एंड ऑकर व्हेन ऑडिटर फॉर्म रिलेशनशिप विद क्लाइंट। जब ऑडिटर क्या बना लेता है सर?
क्लाइंट के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप फॉर्म कर लेता है वेयर एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट, की जहां पर क्लाइंट के इंटरेस्ट से सिंपैथेटिक हो गया हो, यानी कि हम समझने लगे कि ये नुकसान इनको नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई क्लोज रिलेटिव है सर, उनका बिजनेस, यहाँ पे भी फैमिलिटी थ्रेट आ जाएगा। फॉर्मर पार्टनर्स ऑफ ऑडिट फर्म क्या है सर, सीनियर एम्प्लॉय है क्लाइंट का, वहां पे भी फैमिलिटी थ्रेट आ जाएगा। लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर्स, ऐसा कि सर हम आपके क्लाइंट के ऑडिट कर रहे हैं, आप हमारे क्लाइंट के ऑडिट करो, हम थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, आप कोऑपरेट करो, ऐसे कोई सिचुएशन ना आए। फिर आ गया सर फोर्थ, एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम क्लाइंट्स कंपनी, क्लाइंट की कंपनी से कुछ हॉस्पिटैलिटी या गिफ्ट्स हमने एक्सेप्ट किए हों, या उनके डायरेक्टर से या एम्प्लॉइज से, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, फैमिलिटीज थ्रेट क्रिएट हो जाते हैं, तो हमें ऐसी सिचुएशन भी नहीं आने देनी। फिर आ गया सर इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट होते हैं सर धमकाने वाले थ्रेट। कौन धमकाता है सर, जिन्होंने हमें अपॉइंट किया है, यानी कि जो हायर मैनेजमेंट है वो हमें धमका रही है, किस चीज के लिए सर, रिप्लेसमेंट और डिसएग्रीमेंट के नाम पे, कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे हम आपको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन से भी हमें क्या करना है सर, दूर रहना है, हम खुद ही हट जाएंगे, वही बेटर है। अब आ गया सर सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के लिए आपके पास क्या क्या सेफ गार्ड अवेलेबल है, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल इन दिस रिगार्ड। कौन से प्रिंसिपल्स हैं सर, बताइए हमें। एक सेकंड रुकिए, बस सिस्टम थोड़ा स्लो है। फर्स्ट क्या सर, फर्स्ट हमें हमेशा इंडिपेंडेंसी मेंटेन करके रखनी है। सेकंड, जो की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हमें फॉलो करना है। थर्ड क्या है सर, बिफोर टेकिंग एनी वर्क, काम लेने से पहले ही हमें क्या करना है सर, मस्ट कॉन्शियसली कंसीडर करने, क्या सर, जो भी थ्रेट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उन्हें कॉन्शियस लेवल पर हमें क्या करना है, कंसीडर कर लेना है कि भाई अगर हम ये ऑडिट फंक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इससे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। फिर आते हैं सर हम फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, सच व्हेन सच थ्रेट एग्जिस्ट, अगर जो थ्रेट है सर अभी डिस्कस किए उनमें से कोई भी थ्रेट या एक से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑडिटर ईदर डिसिस्ट फ्रॉम द टास्क और पुट इन प्लेस सेफगार्ड दैट एलिमिनेट देम, या तो सर उसे मना कर दे, उस काम से हट जाए, या फिर क्या करे, कुछ ऐसे सेफगार्ड्स लगाए जो सेफगार्ड्स क्या कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो उन थ्रेट्स को। फिर आ गया सर फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट कहता है इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू फुलफिल और इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू फुल्ली इंप्लीमेंट credible and adequate safeguard then he must not accept the work। यानी कि अगर ऑडिटर क्या नहीं कर सकता सर, अनेबल है, मतलब ऑडिटर इज नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट फुल्ली क्रेडिबल एंड एडुकेट सेफगार्ड। क्रेडिबल होता सर विश्वसनीय, यानी कि भरोसे के लायक, और जो एडुकेट सेफगार्ड है वो अगर ऑडिटर नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता तो उस केस में ऑडिटर को वो काम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एग्जाम्पल आ गया सर, फिफ्थ एग्जाम्पल। देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल पे आ जाइए। मिस्टर एस एंड मिस्टर डब्ल्यू आर पार्टनर्स इन एस डब्ल्यू एंड एसोसिएट। एक मिस्टर एस है और एक मिस्टर डब्ल्यू है, वो क्या है सर, पार्टनर है एक सीए फर्म में। एक पार्टनरशिप फर्म है सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या हुआ सर, एस डब्ल्यू एंड एसोसिएट अपॉइंटेड हो रही हैं। किसकी सर, कैपेबल एंड कॉम्प्रोमाइज लिमिटेड की। पर जो डब्ल्यू पार्टनर है ना एस डब्ल्यू एंड एसोसिएट का, उसका कौन सर, उसका भाई है मैनेजमेंट में सर, उस कंपनी की मैनेजमेंट में जो प्रपोज हुई है क्या करने के लिए सर,
ऑडिट, हमें ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए, ठीक है सर। फिर यहाँ पे एस को पता चल गया सर, एस अवेयर था इस सिचुएशन से, तो एस को क्या करना चाहिए सर, एस को ये ऑडिट फंक्शन एक्सेप्ट, ये ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, फैमिलियरिटी थ्रेट इन्वॉल्व है। तो देख लीजिए ये सिचुएशन ये रही। द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू वॉज इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल एंड कॉम्प्रोमाइज लिमिटेड। फिर क्या सर, एस को पता, एस बीइंग अवेयर, एस अवेयर था इस पूरी की पूरी सिचुएशन से। तो क्या हुआ सर, डिड नॉट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। तो इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं की, और यही करना था क्योंकि फैमिलियरिटी थ्रेट इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर देता। अब आ गई सर मेन बात। मेन बात क्या आ गई सर, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। देखिए प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो हर ऑडिट में होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है सर? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मीन्स, या हम कह सकते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रेफर टू एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स ए क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशन विच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। और जहां पे मिसस्टेटमेंट आती है सर, वो किस उसके रीजन हो सकते हैं, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। जो ऑडिट एविडेंस हमें मिलेंगे उनको थोड़ा सा क्रिटिकल असेस करना है कि कहीं ये ऑडिट एविडेंस फेक तो नहीं है ना, कि रियलाइबिलिटी जब ऑडिट एविडेंस की हमें चेक करनी है तो क्रिटिकल असेसमेंट बहुत जरूरी है। किसका? ऑडिट एविडेंस का। अब आ जाओ सर, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में क्या है सर? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ये है कि हमें एटीट्यूड बना के रखना है, क्वेश्चंस हमारे माइंड में जहां से क्वेश्चंस जनरेट होने चाहिए बार बार कि ये ऐसे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और ये ऐसे हुआ तो क्यों हुआ। फिर क्या सर, कुछ कंडीशंस होगी जिन्हें हमें क्या लगेगा सर, पॉसिबिलिटी लगेगी मिस स्टेटमेंट की। तो वहां पर क्या करेंगे सर, वहां पर हम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछेंगे और क्रिटिकल असेसमेंट तो करेंगे ही। फिर आ गया सर कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जहां पे क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है। तो उन सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, उन सिचुएशंस में हम एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, ये देखने के लिए कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट नहीं करती। आ जाइए सर, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं किन चीजों के सर, उन सर्कमस्टांसेस के कि जिन सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, जिन सर्कमस्टांसेस में हमें पॉसिबिलिटी लगेगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। तो वो क्या सर, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस का मतलब होता है सर, हमें दो एविडेंस मिले, दोनों एविडेंस में अलग अलग अमाउंट है या अलग अलग डेट है। तो ऐसे एविडेंस से क्या असर्शंस हो गए हमारे सर, इससे हमें ये लगेगा कि ये अगर दो एविडेंस, सेम चीज के दो एविडेंस हैं और दोनों अलग अलग चीजें बता रहे हैं, तो रियलाइबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा सर। फिर आई सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे सर डायरेक्ट ही हमें ये क्या हो गया, क्वेश्चन उठ गए कि डॉक्यूमेंट रिलायबल है या नहीं है। फिर थर्ड सर, कंडीशंस कुछ ऐसी है जो हमें ये बता रही हो कि फ्रॉड हुआ है सर। फोर्थ, सर्कमस्टांसेस दैट सजेस्ट द ऑडिटर नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय एसए, कि कुछ एडिशनल प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। एडिशनल क्यों फॉलो करने पड़ेंगे सर? कहीं पे हमें मिस स्टेटमेंट का पता चला तो उस मिस स्टेटमेंट को ढूंढने के लिए हमें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं। फिर आते हैं सर, मेंटेन करना हमें क्या, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, और थ्रू आउट द ऑडिट, पूरे के पूरे ऑडिट के टाइम पे मेंटेन करना सर। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लानिंग के टाइम पे। एक ट्रू एंड फॉल्स आया था तो उसमें वो आपकी बुक में भी दिया गया है कि पूरे के पूरे ऑडिट प्रोसेस में हमें प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या, इसका बेनिफिट क्या होता है सर? ये रिस्क को रिड्यूस कर देता है। किस किस
किन किन चीजों के रिस्क को सर? यहाँ पे 3 तरीके के रिस्क दिए गए हैं। ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, कोई ऐसी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हुई हो तो उसको ओवरलुक करने का भी रिस्क कम कर देता है। ओवर जर्नलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, कि हमारी जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस हुई हैं उनसे जो हमें कंक्लूजन बनाना है वो ओवर जर्नलाइज ना बन जाए, इस रिस्क को भी कम करता है। फिर आ गया सर थर्ड, यूजिंग इन अप्रोप्रिएट एजम्पशन इन डिटरमाइनिंग एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। देखिए ऑडिट प्रोसीजर में 3 चीजें हमें डिटरमाइन करनी होती है ऑडिटर को। नेचर उस ऑडिट प्रोसीजर की, टाइमिंग उस ऑडिट प्रोसीजर का कि कितना टाइम डिवोट करना है, और एक्सटेंट कि कितने एक्सटेंट तक हमें चेकिंग करनी है। ये तीनों की तीनों चीजें को क्या करने के लिए सर? डिटरमाइन करने के लिए ऑडिटर कोई इनअप्रोप्रिएट एजम्पशन ना लगा ले। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ये भी इंश्योर करता है। ठीक है, तो अब समझ ही गए होगे आप प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कितना जरूरी है। फिर चलते हैं सर हम आगे। ये बात लिखिए कि सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस बहुत ही जरूरी होते हैं। ये हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं, हो जाएगा। यहां पे आ गया सर, द ऑडिटर मे एक्सेप्ट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन। सर जो भी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है उन्हें जेन्युइन समझकर। कब तक एक्सेप्ट कर सकता है सर? तब तक जब तक उसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना मिले, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस ना मिले जहां पे ये लगे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। तब तक वो क्या कर सकता है सर? जेन्युइन समझकर डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ही ना मेंटेन करे। इसका मतलब है कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करो, पर हर एक फर्स्ट एंट्री से लेकर लास्ट एंट्री तक ऐसा ना सोचो कि इसमें फ्रॉड हुआ है, बस। और सर यहाँ पे लिखा है कि ऑडिटर के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ऑनेस्टी हैं, मैनेजमेंट की, सर ऑडिटर के पास्ट एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, काम तो आते ही हैं ऑडिट में। अभी यहाँ पे कहा गया है सर जो मैनेजमेंट के पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैनेजमेंट की ऑनेस्टी है और इंटीग्रिटी है, उस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। मोर इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट विल इंश्योर देयर आर एडुकेट इंटरनल कंट्रोल्स, कि वहां पर प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स मिलेंगे। और अगर ईमानदार है मैनेजमेंट तो उम्मीद होती है फ्रॉड की कम मिलेगा। अदरवाइज अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं कि पहले भी फ्रॉड हुए तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है अब की बार भी फ्रॉड मिले। ये यहाँ पे आ गया सर कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रिक्वायर्ड था कब? सिर्फ ओनली एट प्लानिंग स्टेज। ये बात गलत है। यहाँ पे सेम लिख रखी है कि भाई इंटायर ऑडिट प्रोसेस में प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रिक्वायर्ड है। फिर चलते हैं सर हम एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। देखिए सर यहाँ पे आ गई 2 सिचुएशंस। पहली सिचुएशन है सर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, और सेकंड सिचुएशन है सर कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। अगर कोई नई ऑडिट एंगेजमेंट होगी या कोई नई ऑडिट एंगेजमेंट हो रही होगी तो वहां पे तो एक्सेप्टेंस आएगा। और सर अगर पुरानी ऑलरेडी ऑडिट एंगेजमेंट हो रखी है, रिकरिंग ऑडिट है, लास्ट टाइम भी प्रीवियस ऑडिटर भी हम ही थे, तो वहां पे कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप का पॉइंट आ जाएगा। एसक्यूसी 1 में क्या कहा सर? एसक्यूसी 1 में यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता सर एग्जाम में कि राइट डाउन द सिचुएशंस वेयर विच मे इम्पैक्ट द असेसमेंट ऑफ कंटिन्यूएशन विद क्लाइंट रिलेशनशिप। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखना, इसको याद कर लेना। एसक्यूसी 1 क्या कहता है सर? एसक्यूसी 1 रिक्वायर दैट फर्म टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, कि फर्म को क्या करनी पड़ेगी सर? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी किसी भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले, या जो डिसीजन लेते हैं एक्सेप्टेंस का या कंटिन्यू करने का उससे पहले क्या क्या चीजें की इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी है सर? इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर एंड की मैनेजमेंट या TCWG, 2 चार्ज विद गवर्नेंस, उनकी क्या करना सर? उनकी इंटीग्रिटी का पता लगाना है कि इंटीग्रिटी है या नहीं। ठीक है सर, ये पता लगा लिया। उसके बाद क्या करना है सर?
उसके बाद सर सेकंड लेवल पे ये चीज पता लगानी है, वेदर द एंगेजमेंट टीम इज कम्पिटेंट टू परफॉर्म द ऑडिट, कि जो हमारी एंगेजमेंट टीम है वो कम्पिटेंट है उस ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए या नहीं, जो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, टाइम हमारे पास है, रिसोर्सेज सारे के सारे हमारे पास हैं या नहीं। फिर आ गया सर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में ये आता है कि जो हमारी ऑडिट टीम है वो एथिकली रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर सकती है या नहीं। और इस सर सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स आज ही आ रही है, पता नहीं क्यों। इसका भी कोई सोल्यूशन निकालेंगे। सर फोर्थ पॉइंट था यहाँ पे, सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट, कि सर करंट ऑडिट में या प्रीवियस ऑडिट में कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जो अराइज हुए हो। ये चार चीजों पर हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है और फिर डिसीजन लेना है क्या, कि एंगेजमेंट जो ऑडिट एंगेजमेंट है वो एक्सेप्ट करनी है या डिक्लाइन करनी है, ऐसा डिसीजन हमें लेना है। उसी के अकॉर्डिंग नेसेसरी एक्शन ले लेंगे। ठीक है सर। फिर चलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स से क्या मतलब है सर? ह्यूमन रिसोर्स से मतलब है कि जो हमारे ऑफिस में रिक्वायर्ड स्टाफ है, आर्टिकल्स हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होगा सर? उनका सिलेक्शन होने के बाद यानी कि रिक्रूटमेंट होने के बाद उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कैसे होगी, कैपेबिलिटीज कैसे फॉर्म होंगी, फिर कॉम्पिटेंस पे काम कैसे किया जाएगा, कैरियर डेवलपमेंट्स कैसे होंगे सर, प्रमोशन कैसे किया जाए, हर एक चीज के रिगार्डिंग प्रॉपर पॉलिसी मेंटेन होनी चाहिए। कंपनसेशन पॉलिसीज भी होनी चाहिए सर, किसी को कंपनसेशन देना है तो वो भी। एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल नीड, जरूरतों का भी अनुमान किसे लगाना होगा सर? एंगेजमेंट पार्टनर को या रेस्पॉन्सिबल पार्टनर को, ये सारी चीजों पर ध्यान देना होगा सर। पॉलिसीज और प्रोसीजर तो बनानी है ही सर, वो किस चीज के रिगार्डिंग? ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स में किस चीज के रिगार्डिंग सर? ह्यूमन रिसोर्स में रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंसी, कैरियर डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन और एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल नीड्स। अब क्या सर, ये सभी चीजें करने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा? ये हम करने के बाद हमें सर कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएंगे सर इंडिविजुअल्स की, और जो भी काम मिलेगा सर उस काम के अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअल्स को उस काम पर एलोकेट कर देंगे। फिर आ गया सर इंगेजमेंट परफॉर्मेंस 10.5। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है सर? इंगेजमेंट परफॉर्मेंस का मतलब होता है सर, हमने जो इंगेजमेंट की है, ऑडिट इंगेजमेंट, वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो रही है, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की एप्लीकेबिलिटी थी वो प्रॉपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, जो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं, प्लस जो ऑडिटिंग रिपोर्ट है वो भी अप्रोप्रिएट है। ये हो गया सर पैराग्राफ। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, कि जो पॉलिसीज हैं और प्रोसीजर्स हैं वो कंसिस्टेंटली बेसिस पर अप्लाई हो रहे हैं, ये भी हमें देखना होता है। भले ही इलेक्ट्रॉनिक हो या रिटन पेपर पे मेंटेन हो रही हो सारी चीजें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर इनकेस इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन हो रही हैं तो बैकअप वगैरह पर प्रॉपर ऑथोराइजेशन चेंज, इन सब पर अलग से कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशंस रखने होते हैं। तो सर
परफॉर्मेंस इंगेजमेंट में क्या क्या चीजें देखनी है सर? परफॉर्मेंस इंगेजमेंट में ये देखनी है कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क्स की अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करनी है, और इंगेजमेंट टीम को कैसे बाय ब्रीफली समझाना है कि इंगेजमेंट में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें नहीं होंगी, हमें क्या करना है, स्कोप ऑफ वर्क पे डिस्कशन करना है, हर एक चीज सर। फिर प्रोसेस की जो एप्लीकेबल इंगेजमेंट स्टैंडर्ड हैं, वो कौन कौन से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इस इंगेजमेंट में एप्लीकेबल होंगे, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होंगे, उनके प्रोसेस, उनके प्रोसीजर क्या रहेगा सर। फिर प्रोसेस ऑफ इंगेजमेंट सुपरविजन, स्टाफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग, कि सभी को का सुपरविजन कैसे होगा सर, कौन सुपरवाइजर रहेगा, और ट्रेनिंग जो प्रॉपरली स्टाफ की ट्रेनिंग होगी वो कैसे रहेगी, कोचिंग उन्हें कैसे प्रोवाइड करेंगे। मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग वर्क, कि सभी को जो कौन कौन से वर्क को रिव्यू करने के मेथड हम अप्लाई करेंगे, कौन कौन से सिग्निफिकेंट जजमेंट्स रहेंगी, है ना, जो और अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करनी है, किस किस चीज के लिए कितने कितने डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, किस फॉर्म में रहेगी सर वो। फिर प्रोसेस टू कीप ऑल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स करंट, इसका मतलब क्या है सर, जो पॉलिसीज हैं और जो भी प्रोसीजर्स हैं उन्हें हम अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। फिर आगे सर हम सिक्स पॉइंट पे, सिक्स पॉइंट क्या कहता है, सिक्स पॉइंट कहता है सर मॉनिटरिंग। जैसे कि नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है सर? मॉनिटरिंग का मतलब है कि जो एश्योरेंस सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ऑडिटिंग, उसके रिगार्डिंग, मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हो, पॉलिसी और जो प्रोसीजर रहेंगे वो क्या होने चाहिए सर, वो रिलेवेंट होने चाहिए, एडुक्वेट होने चाहिए, और इफेक्टिवली ऑपरेट भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिसीज प्रोसीजर्स बने बने हैं, वो उनकी एप्लीकेशन, उनका एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर वे में होना जरूरी है। फिर आ गया सर द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर इज टू प्रोवाइड एन इवेल्युएशन ऑफ। सर पर्पज क्या है इस चीज का? मॉनिटरिंग के लिए जो हम पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाएंगे, अप्लाई करेंगे, उनका पर्पज क्या रहेगा? उनका पर्पज ये रहेगा कि सर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो एप्लीकेबल होते हैं वो अप्लाई हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस चीज का पता लगाना। सेकंड सर, जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम हमने बनाया है वो एडुकेटली डिजाइंड है और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन उसका हो रहा है या नहीं। थर्ड पॉइंट पे चलेंगे सर। अब हम सिस्टम अगर चलने देगा तो तंग कर रहा है मुझे, क्या करें फिर? सोल्यूशन तो क्लास खत्म होने के बाद ही होगा इसका, कोई न कोई कुछ तो करेंगे। तब तक कोशिश करो तुम भी एडजस्ट करने की। हाँ, तो सी पॉइंट आ गया सर, वेदर द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैव बीन अप्रोप्रिएटली अप्लाइड, कि अप्लाई हो रही हैं नहीं हो रही हैं, यही तीन चीजें थी मॉनिटरिंग में जो रिक्वायर्ड थी। एक बार हम चल लेते हैं सर इंडेक्स की तरफ कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। इंडेक्स में आ गए सर, हम एक मार्कर ले लेते हैं कोई सा भी, इसमें भी अब हमें ऊपर जाने की जरूरत है। तो आज की सेकंड क्लास में हमने क्या क्या किया सर? रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन, ये क्या हो रहा है? हाँ, रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन कर लिया है। लग नहीं रहा कि आज ये सेकंड क्लास कंप्लीट होने देगा सिस्टम। एट्थ पॉइंट सर, स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में क्या है, इसमें हमने कुछ डिस्कशन किया है थोड़ा सा, बाकी आप सेल्फ कर लेना, हो जाएगा। क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर हमने डिस्कस कर ली है प्रॉपर अच्छे तरीके से। फिर चलते हैं हम
एलिमेंट ऑफ सिस्टम एंड क्वालिटी कंट्रोल। हाँ, हमने फिर किया ये एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जी। इसमें क्या क्या कर लिया सर हमने? इसमें लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ली, एथिकल रिक्वायरमेंट्स कर ली, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएशन कर लिया, ह्यूमन रिसोर्स कर लिए, फिर सर इंगेजमेंट परफॉर्मेंस भी कर लिया, मॉनिटरिंग भी कर लिया। अब हमारे पास बच क्या रहा सर? हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 ही छोटे छोटे पॉइंट बच रहे हैं। तो अभी हम टाइम ना लगाते हुए ज्यादा इन 500 पॉइंट को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट। देखिए जैसे नाम से ही पता चलता है प्री कंडीशन। प्री कंडीशन का मतलब होता है कि जब ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, उससे पहले हम कुछ कंडीशंस मैनेजमेंट के साथ क्या करेंगे सर? डिस्कस करेंगे कि एटलीस्ट हमें ये चीजें तो चाहिए, है ना, जरूरी है। अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं बाद में, और एक से एक भयानक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है सर। वो क्या? मैनेजमेंट कहती है प्रैक्टिकल सिचुएशन सिनेरियो में कि अकाउंटिंग भी आप ही करोगे, आप सर्टिफाई, आप ऑडिट कर रहे हो ना, ऑडिट रिपोर्ट देनी है, तो अकाउंटिंग भी आप करोगे, है ना, या ये काम आप करोगे, ये काम हम नहीं करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन सारे मैटर्स को बनने से ही हमें प्रॉपर स्टेप इनिशिएट कर लेने चाहिए, जो क्या है सर? प्री कंडीशंस। ऐसे 210 किस चीज से रिलेटेड है? 210 रिलेटेड है सर एग्रीइंग द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसका नाम ये है सर कि जो ऑडिट एंगेजमेंट में टर्म्स रहेंगे उन पे एग्री होना, है ना। सॉरी, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। चलते हैं सर, कौन कौन सी प्री कंडीशंस है? देखिए यहाँ पे 3 प्री कंडीशंस दे रखी हैं। पहला कि जो अकाउंट्स आपने बनाए हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होनी चाहिए सर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपनी ऐसी पॉलिसीज लगा दी सर जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। यानी कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपकी क्या होनी चाहिए? अकाउंटिंग होनी चाहिए सर। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं उनके लिए सर, एक सेकेंड मैं हाईलाइट कर लेता हूं। एंड द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू द प्रीमाइस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टिंग। और सर एक एक्नॉलेजमेंट लेंगे हम किस चीज की? मैनेजमेंट से सर, कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन पता थी सारी की सारी अकाउंट्स में कंसीडर की है। तो अभी हम यहां से देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट हम डिटरमाइन करेंगे सर ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, ये प्री कंडीशन है पहली। फर्स्ट प्री कंडीशन क्या है सर? डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल, कि जो उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है यानी कि AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। सेकंड चीज में क्या देखेंगे सर? उसके बाद हम एक एक्नॉलेजमेंट लेंगे सर, किन से? मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट क्या करे सर? समझे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज के रिगार्ड में सर? कि जो प्रिपरेशन हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने बनाए हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है। ठीक है सर, मैनेजमेंट मान गई। सेकंड कि जो कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स जो नेसेसरी हैं वो मैनेजमेंट ने अप्लाई किए हैं। ठीक है सर, ये भी मैनेजमेंट ने क्या किया? मान लिया सर। और थर्ड पॉइंट भी जरूरी है कि वो ऑडिटर को क्या करेंगे सर? ऑडिटर को 3 चीजें में कभी नहीं रोकेंगे। क्या? एक तो सारे की सारी इंफॉर्मेशन की एक्सेस देंगे किसे? ऑडिटर को सर। और डॉक्यूमेंटेशन करने की, कोई रिकॉर्ड रखने की एक्सेस देंगे। ठीक है सर। सेकंड, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर ऑडिटर को रिकॉर्ड को चाहिए है एज ए ऑडिट एविडेंस तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। और सर थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे किसे? ऑडिटर को। कि ऐसा नहीं होगा कि आप इस फंक्शन को नहीं देख सकते, इस चीज को नहीं देख सकते, आप इसे नहीं देख सकते, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऑडिटर चाहे
तो वो वेरीफाई कर सकता है फिजिकली किसी भी चीज को, या अगर किसी से कोई एविडेंस लेना चाहता है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस किसी इंसान से, तो वो भी दे सकता है। ठीक है सर, ये प्री कंडीशंस थी, हो गई। अब यहाँ पे क्या है सर, 6th इलस्ट्रेशन में क्या कहा कि कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए। आंसर सिंपल सा सर, इसका मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने ऐसे 210 में एक्सेप्ट किया था ना कि ऑल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। और तो फिर अब चलते हैं आगे, एग्रीइंग ऑन ऑडिट एंगेजमेंट। एग्रीइंग ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स कि सर जो ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स होंगी, टर्म्स में क्या क्या सर स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया जाएगा, स्कोप क्या रहेगा, नेचर क्या रहेगी, हर एक चीज सर कि इन मेथड्स के साथ ऑडिटिंग होगी। ऑडिट के बाद सर हम रिपोर्ट इस फॉर्मेट में इशू करेंगे, ये हर एक चीज डिस्कस हो जाती है। देखिए कुछ रजिस्टर्ड सोसाइटी और कंपनीज के केस में तो कंपनी एक्ट या सोसाइटी एक्ट बता देता है कि ऑडिटर को कि जो ऑडिट एंगेजमेंट है उसका फॉर्मेट क्या क्या रहेगा, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। पर बाकी चीजों में क्या होता है सर, ये बाकी चीजों में एक एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है सर, जो या कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं उसके बेसिस पे होता है। अब जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है उसमें क्या क्या चीजों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए वो हम देखेंगे सर ऐसे 210 से 210 से। वहां पे क्या लिखा सर, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कि जो एक ऑडिट एंगेजमेंट हो रही है सर उसकी टर्म्स क्या क्या रहेंगे। देखिए इसमें एग्जैक्टली स्पेसिफाई होना चाहिए क्या सर, सबसे पहली बात तो स्कोप जी, सेकंड जो फॉर्मेट्स वगैरह हम इशू करेंगे वो सब ऑडिट रिपोर्ट का, कि पहले ही क्या पता बाद में फिर ऐसी प्रॉब्लम ना आए ना कि हम तो ट्रू एंड फेयर व्यू लिख सकते हैं पर काफी कंट्रियों में ऐसा है कि ट्रू एंड करेक्ट लिखा जाता है, तो यहाँ तो हम लिख ही नहीं सकते ट्रू एंड करेक्ट। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। आगे सर, इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट बोथ फॉर द ऑडिटर और क्लाइंट दैट ईच पार्टी शुड बी क्लियर अबाउट नेचर ऑफ एंगेजमेंट, कि सर नेचर ऑफ एंगेजमेंट के लिए क्लियर हो दोनों पार्टी, कि जो लिखी हुई हो बात सर क्या कि स्पेसिफाई कर रखा हो स्कोप ऑफ वर्क, कि हमारा सर स्कोप ये है, अगर इससे बाहर का कोई काम हुआ सर तो वो हमारा काम नहीं है सर, हमारा काम ऑडिट करना है ना कि अकाउंटिंग करना। साफ साफ बातें लिखी हुई होंगी सर उसमें। इन केस ऑफ पार्टनरशिप के केस में सर कुछ थोड़ी सी और प्रिकॉशंस यूज कर लेते हैं। वो क्या सर, कि जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है वो पार्टनरशिप डीड में ही लिख देते हैं सर, की पार्टनरशिप डीड में कि इन तरीकों से ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा, है ना। फिर चलते हैं सर, ऐसे 210 में क्या रखा कि ऑडिटर एग्री हो जाएगा। फिर आ गया सर, द अग्रीड टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन ऑडिट एंगेजमेंट। जो टर्म्स में ऑडिटर और मैनेजमेंट दोनों एग्री हो गए हैं वो किस में रिकॉर्ड कर दी जाएंगी सर, एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड कर दी जाएंगी। एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड कर दी जाएंगी सर, उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। देखिए सबसे पहले इंक्लूड होगा सर ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या सर, ओपिनियन देना ऑब्जेक्टिव है। कहीं आप ये कहे कि आपको अकाउंटिंग भी आपको ही करनी है, एज सच कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर सर स्कोप ऑफ वर्क, कि हम काम क्या क्या करेंगे, हम रिव्यू करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वाउच करेंगे, बनाएंगे नहीं सर, प्रिपेयर हम नहीं करेंगे। फिर आ गया सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, साफ साफ लिखी होगी सर वहां पे। कल को ये ना कह दे कि आपने फ्रॉड नहीं ढूंढा तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी सर वहां पे, किस चीज में सर, एंगेजमेंट लेटर में। फिर आ गया सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ AFRF, जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अप्लाई किया गया है उसका आइडेंटिफिकेशन हम कर लेंगे पहले ही, कौन से एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपका है, कि कौन कौन से लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें आप पे एप्लीकेबल होती हैं, क्या क्या चीजें एप्लीकेबल नहीं होती, क्या आपने फॉलो किया है, क्या आपने फॉलो नहीं किया, हर बात हम डिस्कस कर लेते हैं ऑडिट एंगेजमेंट के टाइम पे। फिर आते हैं सर रेफरेंस, किस चीज की रेफरेंस सर,
कि जो ऑडिट रिपोर्ट हम इशू करेंगे ना, वो हम उसका फॉर्मेट पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं कि हम ऐसी ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। फिर चलते हैं सर रेकरिंग ऑडिट्स पर। रेकरिंग ऑडिट कौन सी होती है सर? देखिए, जरूरी नहीं है कि हर साल आपको अपॉइंट किया जाए। आपकी एक बार जैसे कंपनी एक्ट में भी कह रखा है कि 5 साल तक या 10 साल तक आपको ऑडिटर अपॉइंट कर देते हैं, हर साल रेटिफिकेशन होती रहेगी, आप अपॉइंट होते जाओगे, पर एक बार आपके को रेकरिंग बेसिस पे मतलब हर साल के लिए अपॉइंट कर देते हैं अगले एक स्पेसिफाई पीरियड के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होगा सर? यहाँ पे हमें ऑडिटर को असेस करनी होंगी। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनती हैं जिन सर्कमस्टांसेस में या तो ऑडिट इंगेजमेंट को रिवाइज करना होता है या सर वहां पे जरूरत होती है ऑडिट इंगेजमेंट की टर्म्स को रिमाइंड करवाने की। सर रिवाइज कहाँ करना होता है? रिवाइज ऐसे सिचुएशन में करना होता है जहां पे वर्क बहुत बढ़ गया हो सर, लीगल रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हो, तो वहां पे टर्म्स को क्या कर देते हैं? रिवाइज कर देते हैं। सर यार रिमाइंड करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? सर ओनरशिप चेंज हो गई, अब ओनरशिप चेंज होने के बाद या स्कोप बढ़ने के बाद उसमें क्या हुआ सर? टाइम टू टाइम ट्रांजैक्शंस बढ़ने के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि मैनेजमेंट ने मिसगाइड कर लिया है ऑब्जेक्टिव को। किस चीज का ऑब्जेक्टिव? कि सर आप ऑडिटर नहीं है, आपको ही ये काम करने हैं। तो ऐसे में हम रिमाइंड भी करवाएंगे। फिर आ गया सर ऑडिटर असेस करेगा। असेस कैसे होंगी सर? चलो ये देखते हैं असेस कैसे होंगी। उससे पहले एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू सेंड ए न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर फॉर ईच पीरियड। अगर जरूरत नहीं लगती सर नई इंगेजमेंट लेटर की तो कोई जरूरी नहीं है भेजना, पुरानी भी एप्लीकेबल हो जाएगी। हाउएवर फॉलोइंग फैक्टर मे मेक इट अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म ऑफ इंगेजमेंट या और टू रिमाइंड द एंटिटी इन एग्जिस्टिंग टर्म्स। सर कुछ ऐसे फैक्टर हैं, मैंने बताया था आपको, ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं सर जिनमें क्या होता है या तो रिवाइज करने की जरूरत होती है टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट की को, या फिर क्या होता है सर रिमाइंड करवाने की जरूरत होती है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है सर एनी इंडिकेशन दैट एंटिटी मिसगाइड द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। कि कोई ऐसी सिचुएशन बन गई सर जब एंटिटी ने क्या किया, गलत समझ लिया सर, क्या किसी टर्म को या हमारे स्कोप को कि आपको ये भी करना है, ये लिख नहीं रखा इसलिए आपको ये भी करना है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है सर, पॉसिबिलिटी है, तभी तो लिख रखा है। फिर आते हैं सर एनी रिवाइज और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, या हमें बदलाव करने की जरूरत है या कोई स्पेसिफिक टर्म्स डालने की अलग से जरूरत है। फिर सर रिसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, कि एक अभी जस्ट कुछ समय पहले या पुराने फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ सर, चेंज हो गया, क्या मैनेजमेंट का, सीनियर मैनेजमेंट बदल गई, ये भी सिचुएशन बनती है सर। या सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, या ओनरशिप में क्या आ गया सर, बदलाव आ गया, तो उससे क्या होगा सर? उस केस में भी हमें दो चीजों की जरूरत हो सकती है, या तो रिवाइज करने की सर या रिमाइंड करवाने की। ठीक है सर, अब चलते हैं, चारों के 4 पॉइंट अभी तक हो गए सर। 5th पॉइंट आ गया ए सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर साइज ऑफ बिजनेस, यानी कि एंटिटीज के बिजनेस में क्या हो गया सर, सिग्निफिकेंट चेंज हो गया। पहले हमारी ऑडिट फीस 1 लाख थी सर, काम था 100%, अब काम हो गया सर डबल, तो फीस भी क्या होनी चाहिए, डबल। ए चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, सर FRF ही बदल गए सर। कैसे बदल गए? पहले प्रोप्राइटरशिप थी, अब कंपनी में रजिस्टर हो गई सर, या प्रोप्राइटरशिप थी अब पार्टनरशिप हो गई सर, FRF बदल गए, तो क्या करना पड़ेगा सर, रिवाइज करनी पड़ेगी। चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, या कोई और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में बदलाव आ गया, ऑडिटर को कोई और भी वेरिफिकेशंस करनी पड़ गई, तो उस सिनेरियो 7 इलस्ट्रेशन में क्या कहा कि सर 7 में कहा है कि हैव नॉट रिवाइज, पिछले 5 सालों से ऑडिट इंगेजमेंट हैव नॉट रिवाइज R and company if chartered accountant firm have not revised the term of engagement, सर पिछले 5 सालों से टर्म ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज नहीं की है। एंड obtain confirmation from client
फॉर लास्ट 5 years डिस्पाइट ऑफ चेंज इन बिजनेस एंड प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। रिवाइज नहीं कर रहे सर, हालांकि ऐसे 210 तो क्या कहता है आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस ढूंढनी चाहिए, और अगर कोई अप्रोप्रिएट लग रही है सर्कमस्टांसेस तो आपको रिवाइज कर देनी चाहिए। फिर आ गया सर लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट। सर ऑडिट एंगेजमेंट हमारी हुई नहीं है, डिस्कशन चल रहा था, जो इन्फॉर्मेशन ओबिटेन करनी थी मैनेजमेंट से हम वो इन्फॉर्मेशन ओबिटेन कर कि डिसीजन लेने से पहले ही मैनेजमेंट ने क्या कर दिया सर, कुछ लिमिटेशंस लगा दी। लिमिटेशंस कैसे लगा दी सर, कि आप ये नहीं कर सकते या हम आपको ये प्रोवाइड नहीं कर सकते, और उन लिमिटेशंस की वजह से क्या हो रहा आज ही पता है सर कि वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, कि सर हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ही देना पड़ेगा हमें। आज ही पता है कि हमें ये कहना होगा कि सर हम आपके के अकाउंट हमें प्रॉपर ऑडिट एविडेंस नहीं मिले जिनकी वजह से हम ओपिनियन नहीं दे सकते। इस सिचुएशन को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कहते हैं। तो आज ही हम क्या करेंगे सर, हम उस ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे सर, आज ही हम डिनाई कर देंगे, मना कर देंगे सर। फिर चलते हैं सर थोड़ा सा और आगे, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन एंगेजमेंट। इन केस एंगेजमेंट में चेंज हुआ है सर, क्या किसी टर्म्स में चेंज हुआ है, और वो जो चेंज हुआ है ना, इन केस अगर चेंज हमें हायर एश्योरेंस देता है पहले से ज्यादा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। और इन केस जो एंगेजमेंट में चेंज है और उसकी वजह से लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड होगा तो फिर क्या करेंगे सर, हमें अप्रोप्रिएट कंसिडरेशंस उस टाइम पे लेने पड़ेंगे। क्या करना होगा सर, उस टाइम पे हमें देखना होगा कि रीजन क्या है उस चेंज का, जो रियल रीजन है उस रीजन को असेस करने के बाद अगर हम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं तो एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आ गया सर, रिक्वेस्ट आई है कहाँ से, क्लाइंट की तरफ से कि आप चेंज कर लो सर एंगेजमेंट में, और जो चेंज क्या करेगा सर, चेंज इन सर्कमस्टांसेस नीड फॉर सर्विस अफेक्टिंग द नीड फॉर सर्विस, या कह सकते हैं ए मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू नेचर ऑफ ऑडिट रिलेटेड सर्विस और रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। 3 सिचुएशन हुई है सर उस चेंज के कारण। 3 में से क्या हुई सर, या तो सर्कमस्टांसेस ही बदल गई, ठीक है सर, या मिसअंडरस्टैंडिंग एज द नेचर ऑफ ऑडिट और रिलेटेड सर्विसेज, या उन्होंने क्या किया इससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, या रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ एंगेजमेंट कि जो एंगेजमेंट इस टाइम है हमारी सर उसका जो स्कोप है उस पर रिस्ट्रिक्शन लग रही है। फिर क्या हुआ, उसके बाद ऑडिटर को केयरफुली क्या करना है सर, कंसीडर करना है जो रीजन उन्होंने रिक्वेस्ट में दिया है। अगर वो रीजन जस्टिफिएबल है और हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का कंप्लायंस कर सकते हैं अल्टरनेट तरीके को फॉलो करके, यानी कि अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर को फॉलो करके एसेज की को फॉलो कर रहे हैं हम, तो कोई बात नहीं सर, अदरवाइज हम इससे क्या कर देंगे, डिनाई कर देंगे। ये लिख रखा था ऑडिटर शुड नॉट एग्री टू चेंज द एंगेजमेंट वेयर देयर इज नो जस्टिफिएबल रीजन टू डूइंग सो। अगर जस्टिफिएबल रीजन नहीं मिला तो क्या करेंगे सर, उसे उस केस में हम जस्टिफिएबल रीजन ना मिलने के केस में हम मना कर देंगे सर, ठीक है। फिर चले सर हम थोड़ा सा और आगे, वही 2 चीजें यहां पे लिख रखी है सर। पहली बात तो सर ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिटर ने मना कर दिया सर कि हम जो आप अमेंडेड टर्म एंड कंडीशंस कहते हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, प्लस मैनेजमेंट ऑडिटर को कंटिन्यू नहीं करने दे रही सर ओरिजिनल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे सर ऑडिट से, प्लस जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी सर किस चीज की, जो भी हमारी ऑब्लिगेशंस होंगी कम्युनिकेशन की वो हम फुलफिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 8th क्वेश्चन देख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं कि मैसर सुरेश चंद्रा एंड कंपनी ने अपॉइंट हुई है सर किसके लिए, एससी लिमिटेड के लिए ऑडिटर, फाइनेंशियल ईयर 14-15। एक है इसमें सर पार्टनर सीए सुरेश, उन्होंने क्या किया सर,
सारा का सारा ऑडिट वर्क कंप्लीट कर दिया 29 मई 2015 को, और नेक्स्ट डे अनफॉर्चुनेटली वो एक रोड एक्सीडेंट की वजह से मर गए। तो जो दूसरे पार्टनर थे सर, दूसरे पार्टनर कौन? दूसरे पार्टनर थे सर सीए, एक सेकंड में नाम देख लेता हूं उनका, चंद्रा। सुरेश जी तो मर गए, अब सीए चंद्रा बचे। उन्होंने क्या किया, वो साइन करने जा रहे हैं सर उस ऑडिट रिपोर्ट को। क्या यह एक्सेप्टेबल है? क्या वो दूसरा पार्टनर ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है? देखिए, इसे देखने के लिए थोड़ा सा हमें एक एजम्पशन लेके चलनी पड़ेगी। एजम्पशन क्या होगी कि सारी की सारी जो क्वालिटी कंट्रोल्स में ऐसे 220 में लिखी हुई बातें हैं वो सारी की सारी फॉलो अप हुई हैं, और वो सारी की सारी अगर बातें फॉलो अप हुई हैं, प्रॉपर रिव्यू हुआ है, मॉनिटरिंग हुई है, हर एक चीज हुई है, डॉक्यूमेंटेशन हुई है, ऑडिट एविडेंस बने हैं, तो कोई बात नहीं, सीए सुरेश साइन कर सकता है। सीए सुरेश तो मर गए हैं सर, सीए चंद्रा साइन कर सकता है क्योंकि हर एक चीज रिव्यू हो गई थी। अप्रोप्रिएट पार्टनर ने, यानी कि कह सकते हैं एंगेजमेंट पार्टनर ने उन सभी चीजों को का कंप्लायंस किया था, प्लस प्रॉपर जो रिव्यू प्रोसीजर्स थे फॉर्म में वो भी फॉलो हुए थे, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स फॉलो हुई थी। हालांकि इस केस में सीए चंद्रा जो साइन करने वाले हैं वही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे आगे के आने वाले हर सिनेरियो के लिए। तो यहां पे केस स्टडी दे रखी है, सेम केस स्टडी को आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से। केस स्टडी देखिए, कोई टफ केस स्टडी है नहीं। बेसिकली केस स्टडी ऐसे है कि फ्रेंड था जिसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उस फ्रेंड ने प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट कर ली और फिर ऑडिट की जरूरत है, तो इस केस में ऑडिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ोगे। इन केस प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैं दोबारा से लिख देता हूं, 7289887195। और हाँ, आज सिस्टम बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, हमें भी कंफ्यूज कर रहा है। लास्ट वीडियो में भी वॉइस मैच नहीं हो रही होगी मेरी वीडियो से, कुछ सेकंड का गैप था, कोई बात नहीं, उसे एडजस्ट कर लेना। और उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से आपने पूरा का पूरा चैप्टर किया। इसके क्वेश्चन सोल्व कर लेना। इन केस कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सकेगा आपकी हम रिप्लाई करेंगे। सेम इसी चैनल पे पेपर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी क्लासेस के रिगार्डिंग आप अपडेट ले सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, ये आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं हम हर सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड करवाने के लिए, पर रिसोर्सेज की कमी के कारण या अरेंजमेंट्स के कारण कह सकते हैं हम अभी सिर्फ 2 ही क्लास मेजरली दे सकते हैं, बाकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी चल रही है। सो तब के लिए बाय बाय। उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से पढ़ोगे। ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, कसम से फाइनल में आ जाओगे, ये जो हर्डल है ये क्रॉस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये मई अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा। थोड़े अच्छे तरीके से पढ़ना। हाँ, ये क्लासेस देखिए 30 आवर्स में कंप्लीट करने का टारगेट तो हमारा है, हालांकि 30-35 आवर्स तक हम कंप्लीट करवा ही देंगे। ये फर्स्ट चैप्टर तो थोड़ी से इसमें स्लो हम चले हैं, पर आगे कोशिश करेंगे थोड़ी स्पीड बना के रखने के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय।